नमस्कार साथियों। इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल 1 2011 पीटी में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्न संख्या 27 से 50 तक कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 26 तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 27 से स्टार्ट होता है। आज का पहला प्रश्न संख्या 27 से। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, पोखरण वन परीक्षण। SLV-3 लॉन्च कब हुआ था? 10 अगस्त। SLV-3 लॉन्च जो हुआ था इसका डेट था 10 अगस्त 1979 को। 10 अगस्त 1979। बांग्लादेश कब बना था? 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। पोखरण वन का परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। इसमें पहला हो जाएगा 1971, बांग्लादेश का बनना सबसे पहले हुआ था। उसके बाद 1974, 2 के बाद हो जाएगा 4, 1974 के बाद 1975, 3 के बाद 1979 हो जाएगा 1, 2 4 3 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 3 1। सबसे पहले क्या हुआ था? बांग्लादेश का बनना, जो कि 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। उसके बाद पोखरण वन परीक्षण हुआ था, इसका डेट था 18 मई 1974। इसका कोड नेम था, पोखरण वन परीक्षण हुआ था, इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था इसका नाम? कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नाम रखा गया था। स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जिस दिन प्रक्षेपण हुआ, परीक्षण किया गया था 18 मई को, उस दिन गौतम बुद्ध के जयंती के दिन ही किया गया था, इसलिए स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम रखा गया था। पोखरण वन परीक्षण जो हुआ था उसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा अगर कुल देश की बात की जाए तो कुल 13 देश से गुजरता है। कुल 13 देश से भूमध्य रेखा गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। कब किया था? अशोक के शासन काल के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय में, हर्षवर्धन के शासन काल के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के समय में। ह्वेनसांग में इसको याद रखने का देखिए ट्रिक है। सॉन्ग बजेगा तो क्या होगा? हर्ष, खुशी होगा। तो ह्वेनसांग कहेगा तो सॉन्ग आ रहा है लास्ट में, तो सॉन्ग का मतलब खुशी, खुशी यानी कि हर्ष। तो ये हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था। ह्वेनसांग कौन था? तो ये चीनी बौद्ध भिक्षु था। चीनी बौद्ध भिक्षु था। चीनी बौद्ध भिक्षु था जो भारत आया था। भारत में लगभग ये 15 वर्षों तक रहा था। 15 वर्षों तक रहा था लगभग। इसने एक किताब भी लिखा था, जिसका नाम था सी यू की। इसकी रचना भी ह्वेनसांग ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 30। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति दोनों एक ही है। पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति। महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पूर्ण क्रांति किसके द्वारा आह्वान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ये कब किया गया था? तो इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में। इंदिरा गांधी सरकार इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 आधी रात को इन्होंने इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। आधी रात को आपातकाल लगाया था। आपातकाल लगाया। इसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इनके विरोध में, इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इनके साथ अरुण तिवारी भी का भी नाम आता है। एक और लेखक अरुण तिवारी का भी नाम आता है। एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी दोनों का नाम आता है। मेनली एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। विंग्स ऑफ फायर ये क्या है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर लिखा गया आत्मकथा इनकी है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर जो है, जो एपीजे अब्दुल कलाम की, इसमें आत्मकथा के बारे में बताया, इनके जीवनी पर लिखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन विंग्स ऑफ फायर का प्रकाशन 1999 में हुआ था। 1999 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? रावी नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। भाखड़ा नांगल बांध, इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल है जो दो नदी से मिलकर बना है। भाखड़ा प्लस नांगल। भाखड़ा प्लस नांगल। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो पंजाब में। नांगल पंजाब में, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में। इससे अगर भाखड़ा नांगल जो ये बांध है, इससे अगर लाभान्वित राज्य की बात किया जाए, लाभान्वित राज्य, इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन है? तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली भी इससे लाभान्वित होता है, राजस्थान। इतने राज्य भाखड़ा नांगल बांध से लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी है? कल्हन द्वारा जो राज तरंगिणी लिखा गया वो क्या है? गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? कल्हन के द्वारा जो राज तरंगिणी लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कल्हन द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कल्हन के द्वारा जो राज तरंगिणी लिखा गया उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय एवं देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, इनका भी नाम आता है, प्लस राजा राम मोहन राय, दोनों का नाम आता है ब्रह्म समाज के संस्थापक। आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किए थे? तो 1875 को किया। 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती में। दयानंद सरस्वती ने कहाँ किए थे? तो बम्बई में किए थे।
बम्बई में इन्होंने दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों ने मिलके किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 18 20 अगस्त 1828 को दोनों ने मिलकर किए थे। कलकत्ता में किए थे, कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसकी स्थापना किया गया था 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्मारंग पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे। आत्मा रंग पांडु एवं आरजी रनाडे एवं एन भंडार नाइके भी आता है। भंडार नाइके के भी नाम आता है इसमें। तीनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना इन तीनों ने के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। मैगी नोट रेखा क्या है? मैगी नोट रेखा किनके किनके बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच है स्थित है मैगी नोट रेखा। यूएसए कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच स्थित है। जर्मनी पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। यूएसए कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा मैगी नोट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। इसकी स्थापना मैगी नोट रेखा के निर्माण कब किया गया था? 1930 में। 1930 में इसका निर्माण किया गया था, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। सतलज नदी का उद्गम चीन के तिब्बत से होता है। सतलज नदी का उद्गम चीन के तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहाँ से होता है? तो राकस ताल झील से। राकस ताल झील राकस ताल झील से इसके उद्गम होता है। भारत में प्रवेश करता है। सतलज नदी का जो प्रवेश है भारत में, जो प्रवेश करता है सिपकिल्ला दर्रा से। भारत में प्रवेश सिपकिल्ला दर्रा से करता है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसी के द्वारा यहाँ भारत में प्रवेश होता है। सतलज नदी जो बहती हुई चीन से, इसका उद्गम स्थान की बात की जाए तो चीन में इसका उद्गम स्थान जो कि तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में कहाँ से होता है? तो राकसताल झील से इसका उद्गम है। सतलज नदी के भारत में प्रवेश सिपकिला दर्रा से करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगर राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की बात की जाए, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, बीच में अशोक चक्र है, सबसे ऊपर केसरिया है। सबसे ऊपर केसरिया जो कि साहस एवं बलिदान के प्रतीक है। साहस एवं बलिदान के प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है।
शांति का प्रतीक। सबसे नीचे हरा रंग है। हरा रंग समृद्धि एवं संपन्नता का प्रतीक है। संपन्नता, इसी को हरियाली का प्रतीक भी कह सकते हैं। हरियाली का प्रतीक। बीच में अशोक चक्र है। बीच में अशोक चक्र। अशोक चक्र। अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। धर्म चक्र। बीच में अशोक चक्र है, धर्म चक्र का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। 1911 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुए तो उसमें राष्ट्रगान को गाया गया था पहली बार। अगर संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान के रूप में। इसके पहले ध्यान दीजिए, 1911 में जब इसको गाया गया था तो उस समय इसको राष्ट्रीय गान का स्थान नहीं मिला था। इसको राष्ट्रीय गान की मान्यता नहीं मिला था। 24 जनवरी 1950 से इसे राष्ट्रीय गान की मान्यता मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्री एस एस राव, श्री एस के भारद्वाज, मोरारजी देसाई। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन, इसी को ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इन्हीं के योगदान के कारण ही 1998 से 1998 से भारत जो दूध में प्रथम स्थान है। भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे पहले अमेरिका दूध उत्पादन में पहला स्थान था। 1998 से भारत दूध उत्पादन में पहला स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल है? सेब, गन्ना, संतरा, आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। आम है जो भारत का राष्ट्रीय फल है। फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। आम, फिलीपींस और भारत का दोनों का राष्ट्रीय फल आम ही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ है। बांग्लादेश राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष भी आम का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, जे एस थॉमसन या इनमें से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति का जनक, इसका सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हीं को माना जाता है। भारत में 20 में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं। 20 में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। भारत में एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं फसल से संबंधित है। इसके अंदर जो मुख्यतः गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था हरित क्रांति के समय। हरित क्रांति भारत में कब आया था? 1965 से 1968 के बीच में हरित क्रांति भारत में आया था। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 20 में नॉर्मन
अर्नेस्ट बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ए और बी दोनों। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान दोनों से संबंधित रखते हैं। श्री कुमार बनर्जी भाभा परमाणु केंद्र से भी संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग से भी संबंधित है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात की तो 3 अगस्त 1948 की स्थापना इसका हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान, इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। परमाणु ऊर्जा संधान के दोनों से संबंधित है कुमार बनर्जी, श्री कुमार बनर्जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 2002 में। 2002 में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान की स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना भारत सरकार एवं नॉस्कॉम के द्वारा किया गया था। भारत सरकार एवं नॉस्कॉम के संयुक्त रूप से किया गया था राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान की स्थापना। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है हैदराबाद ही हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। लिएंडर पेस, एम नाइट श्यामलन, विजय अमृतराज, अशोक अमृतराज। इसका सही आंसर हो जाएगा एम नाइट श्यामलन जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी हैं और फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। कौन? एम नाइट श्यामलन। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से, क्रिकेट से, पोलो से, बिलियर्ड से। लव शब्द, इसका अर्थ होता है गेम, खेल के संदर्भ में। खेल के संदर्भ में इसका लव का अर्थ होता है शून्य। ये टेनिस से संबंधित है। लव शब्द है जो टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 का राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, स्कॉटलैंड में, कनाडा में। वर्ष 2014 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? स्कॉटलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन स्थित है मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, मोहाली में। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक। वृंदावन गार्डन मैसूर में कहाँ स्थित है? कृष्णा सागर जलाशय। कृष्णा सागर जलाशय, कृष्णा सागर जलाशय के नीचे, कृष्णा सागर जलाशय के नीचे मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में रेल मंत्री रह चुके हैं। उस राज्य का नाम बताना है जहां से अधिकतम संख्या में अब तक रेल मंत्री सबसे ज़्यादा बार रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से अब तक के सबसे ज़्यादा रेल मंत्री रह चुके हैं। अगर कुल व्यक्तियों की बात की जाए तो सबसे पहले जगजीवन राम यहाँ से बने थे रेल मंत्री। जगजीवन राम के बाद बने थे राम सुहाग सिंह। राम सुहाग सिंह के ललित नारायण मिश्रा बने थे। ललित नारायण मिश्रा।
ललित नारायण मिश्रा। ललित नारायण मिश्रा के बाद केदार पांडे बने थे। केदार पांडे। केदार पांडे के बाद जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद बने थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। पासवान। रामविलास पासवान के बाद नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बाद श्री लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। इतने व्यक्ति अब तक बिहार से रेल मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? डॉन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी बेस मूलर, या इनमें से कोई नहीं? टेनिस खिलाड़ी बोल रहा है, टेनिस खिलाड़ी इनमें से कोई भी नहीं है। डॉन कार्टर ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। रग्बी फुटबॉल। डॉन कार्टर रग्बी फुटबॉल से। कहाँ के खिलाड़ी? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। ग्रेग जॉन्स मूलर ये यूएसए के खिलाड़ी है, ये भी फुटबॉलर एक है। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं टेनिस खिलाड़ी से संबंधित। अगला प्रश्न इसी वीडियो का लास्ट प्रश्न है। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे। उस समय के अनुसार इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। परंतु अगर वर्तमान में बात की जाए तो कर्नाटक के राज्यपाल वर्तमान में हैं राज्यपाल। राज्यपाल और CM को भी देख लेते हैं। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो कि कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। कर्नाटक के वर्तमान CM कौन है? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल के बात किया जाए तो केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल के वर्तमान CM है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के वर्तमान CM हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं RN रवि। RN रवि वर्तमान राज्यपाल। तमिलनाडु के वर्तमान CM है MK स्टालिन। MK स्टालिन। MK स्टालिन। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं अभी इस समय राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। S अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान CM इस समय है जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान CM हैं। कर्नाटक के कौन राज्यपाल हैं वर्तमान में? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल के वर्तमान CM पिनराई विजयन। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल RN रवि। तमिलनाडु के वर्तमान CM MK स्टालिन। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान CM जगनमोहन रेड्डी। इस वीडियो का आज का लास्ट प्रश्न था। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।